This गुड मॉर्निंग। conference will now be recorded. आयुर्वेद अध्ययन वर्ग नांदेड़ की ओर से उपस्थित सभी वैद्य वर्गों का और विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत। आज व्याख्यान देने हेतु जो सम्माननीय अतिथि वैद्य हमको प्राप्त हुए हैं वो आदरणीय वैद्य अतुल काले सर का मैं आयुर्वेद अध्ययन वर्ग नांदेड़ की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। सर आज हमको उदावर्त इस विषय पर उद्बोधन करने वाले हैं। सर लगभग पिछले 20 साल से पसायदान आयुर्वेद हॉस्पिटल यमुनानगर निगड़ी के माध्यम से यशस्वी आयुर्वेद चिकित्सा कर रहे हैं। सर ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन काय चिकित्सा विषय में IPGT&RA गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जामनगर ऐसे नामांकित संस्था से वो भी गोल्ड मेडल से प्राप्त किया है और पूरी तरह से आयुर्वेद को डेडिकेटेड ऐसी सर की यशस्वी आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति है। तो मैं सभी वैद्य मित्रों को और विद्यार्थी मित्रों को अनुरोध करता हूं कि लगभग अभी 1-1.5 घंटा सर जो हमको इस विषय पे उद्बोधन करने वाले हैं तो उसका अच्छे प्रकार से अनुग्रहण करें, अपने माइक म्यूट रखने की तसदी ले ले और अभी आदरणीय वैद्य अतुल काले सर को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो अपना उद्बोधन शुरू करें। नमस्कार। शंखं चक्रं जलोकान्त दधत् अमृतघटं चारिदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोज्यनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रवुढदावाग्निलीलम्। ओम नमो धन्वन्तरिं तं। धन्वंतरी जी को सादर प्रणाम करते हुए आज मैं आपके सामने उदावर्त इस टॉपिक पे अपना लेक्चर प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। इस लेक्चर के लिए मुझे अध्ययन वर्ग नांदेड़ गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज और वैद्य प्रसाद कुलकर्णी जी ने मुझे अवसर दिया, इसलिए मैं उनसे सहृदय उनका आभार मानता हूँ। तो हम आज बोलेंगे उदावर्त के परिप्रेक्ष्य में। तो इम्पोर्टेंस ऑफ उदावर्त, जो इसका महत्व है, जो अरुण दत्त ने एक ही सेंटेंस में बताया है वो है अयम उदावर्तः परमो महान। इससे हमें ये पता चलता है कि उदावर्त का महत्व पैथोलॉजी में या विकृति विज्ञान में कितना है। आप देखेंगे अष्टांग हृदयकार वाग्भट एक बहुत ही प्रैक्टिकल ग्रंथ है। जैसे हम कोई चिकित्सा करने के लिए जाते हैं और उसमें से हमें कुछ ढूंढना होता है आज के आधुनिक परिप्रेक्ष्य में, आधुनिक काल के स्वरूप में, तो हमें उसकी जानकारी तुरंत अष्टांग हृदय में मिल जाती है। और उनके जो महान टीकाकार है अरुण दत्त, उन्होंने ये वाक्य लिखा है, तो इससे ही हमें पता चलता है कि उदावर्त का महत्व कितना है। तो आगे हम निरुक्ति तक जाएंगे। उत आग वृत घ, तो वात मूत्र जृंभा ऐसे लिखा है। फिर उन्होंने लिखा है निरुक्ति में व्याहन्य माने ही। अभी ये देखिए संप्राप्ति का एक छोटा घटक उन्होंने निरुक्ति में बताया है सुश्रुताचार्य ने। तो व्याहन्य माने इति अवरुद्ध माने ही, जैसे किधर अवरोध हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, आवरण हो जाता है, उसके बाद वायु में जो गति प्राप्त होती है या वायु में जो बदलाव होता है, जो वायु जिधर जाता है उसको एक सिंपल थिंग से उसे उदावर्त कहते हैं। तो आगे चलकर हम उदावर्त को जानना है या आवरण को जानना है या हमें किसी भी वात व्याधि को जानना है, तो हमें पहले वायु की प्राकृत स्थिति को ध्यान में रखना होगा। तो हम देखेंगे चरक चिकित्सा 28 में अव्याहत गतिर्यस्य स्थानस्थ प्रकृतौ स्थितः, ऐसा एक वाक्य आया है। तो इसकी टीका में चक्रपाणी लिखते हैं अव्याहत गति ही अपरित्यक्त स्वमार्गः, यानी जिस वायु ने खुद का मार्ग बदला नहीं है, उसका परित्यजन नहीं किया है। फिर दूसरा एक पॉइंट आता है, वो है अनावृत मार्ग। मार्ग आवृत नहीं है, जिसे ऑल चैनल्स आर पेटेंट, ऑल पाथ्स आर फ्री, देयर इज नो ऑब्स्टेकल, देयर इज नो एनी ऑब्स्ट्रक्शन। देन स्थानस्थ इति विमार्गः न विमार्गः,
जो स्थानस्थ है, जैसे हमें जानते हैं किसी भी दोष का या किसी भी वायु का एक स्थान रहता है और एक संचारी स्थान रहता है। जैसे व्यानो हृदय स्थित कृष्ण देहचारी महाजवा, व्यान हृदय में रहता है और पूर्ण संपूर्ण शरीर में वो परिवहित या संवाहित होता रहता है या संवाहित करता रहता है। तो ये जो स्थानस्थ इति विमार्ग, जो गति है वायु का, गति से भी ज्यादा उसका जो स्थान है वो बदलता नहीं है। तो जो वो वायु है प्राकृत। और प्रकृत स्थित इति अक्षिण्य वृद्ध, जैसे अनावृत हुआ या परित्यक्त मार्ग हुआ उसके बाद वायु की गति बदल जाएगी। लेकिन प्रकृत स्थिति में ना वो बढ़ा हुआ होता है और ना कम हुआ होता है, इसलिए उसे प्रकृत स्थित ऐसे कहते हैं, या अक्षिण वृद्ध। अतः इन उदावरत हम ये जानते हैं, अभी मैंने आपको प्राकृत गति बताई, तो प्राकृत गति जो है या प्राकृत वायु है उसके पूरे विरुद्ध हमें उदावरत में मिलते हैं। तो व्याहत गति, आवृत गति ऑब्स्ट्रक्शन, तो आवृत गति का यानी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। फिर परस्थान गमन, परित्यक्त मार्ग, यानी खुद का जो मार्ग है या खुद का स्थान है वो चेंज करता है या बदल देता है। और बदलने के बाद क्या होता है, उसमें वृद्धि होती है। जैसे हम एक जानेंगे कि बॉल जो है, रबर का बॉल जमीन पे पटकते हैं तो क्या होता है, जिस वेग से वो जमीन पे जाता है उससे कई ज्यादा गति से वो ऊपर आ जाता है। इसलिए जब भी कोई गति अवरोधित होती है तो उस वायु के बाद में जो गति चेंज होती है वो ज्यादा इंटेंसिटी वाली होती है या ज्यादा ताकत वाली होती है। इसलिए बाद में आता है वृद्धि, उसकी वृद्धि हो जाती है। फिर डेफिनेशन, उदावरती की डेफिनेशन बहुत सारी दी गई है, तो उसमें डायरेक्ट पैथोलॉजी भी बताते हैं। तो उसमें हम ये जानते अतिवृत्त पुरुषता उदावरता, जैसे चरक निदान 3 में बताया है, पुरी जो है अति आवृत्त हो जाता है या अति उसका क्या रिटेंशन हम जानते हैं संग हो जाता है, तो उसके बाद जो वायु की गति परावर्तित होती है तो उसे उदावर्त कहते हैं। देन अत ऊर्ध्वम वात विन्मूत्रादीनाम आवर्तो भ्रमणम यस्मिन रोगे स उदावर्तः, यानी वात विन्मूत, वात विट मूत्र, गैस, देन फिकल मटेरियल एंड यूरिन, फैटस, देन फिकल मटेरियल एंड यूरिन, ये जब रिटेंशन हो जाता है इनका, ये ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं, तो जो गति वायु को प्राप्त होती है उसे उदावर्त कहते हैं। और दूसरे वाक्य में डल्लन लिखते हैं उदावर्तयति ऊर्ध्वम आवर्तयति, उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है ऊर्ध्व जो गति होती है उसे उदावर्त गति कहते हैं। आगे दूसरी एक व्याख्या अरुण दत्त ने लिखी है, मानम अनाह उदावरता शकृतादि नाम अप्रवृत्ति ही। एक घुमा फिर के सब लोग ऐसा ही बता रहे हैं, जैसे इन्होंने ऑब्स्ट्रक्शन बताया, अभी शकृतादि नाम अप्रवृत्ति यानी क्या हुआ, दिस इज ऑब्स्ट्रक्शन ही है ये। और उसमें क्या होता है, आत्मान और अनाह, आत्मान इति गुड़गुड़ शब्द, ये चक्रपाणी ने बताया हमें, और आनाह जैसे मैं आगे चलकर बताऊंगा आनाह संप्राप्ति कैसे घटती है। तो आनाह में ये वायु ऊपर भी नहीं जा सकती, नीचे भी नहीं जा सकती, पेट फूल जाता है और वायु वहीं अवरुद्ध रह जाती है, तो उसे अनाह कहते हैं। ये उदावर्त में बताया गया है। अभी मैंने टाइप्स ऑफ उदावर्त जो किए हैं अपने बुद्धि से, तो उसमें आप देखेंगे तो वेग निरोधजा उपद्रव रूपश्य, यानी ये कारण जो उपद्रव उदावर्त का कारण जो है उसके हिसाब से मैंने उसमें 2 प्रकार बनाए हैं, बताए हैं। फिर दूसरे में निरुपस्तंभित उपस्तंभित, इसके हिसाब से मैंने 2 बताए हैं। फिर त्रयोदश उदावरता षडुदावरता संख्या संप्राप्ति से ये बताए हैं, यानी संख्या कितनी होती है उसके हिसाब से। फिर वेग निरोध जो उदावरता, इसके बारे में चरक सूत्र में एक व्याख्या आई है, ये सेंटेंस आया है, वाक्य आया है, अत्र न वेगान धारणीय उक्तः न्यायेन उच्चार निरोधजादया उदावरता उच्यन्ते, जैसे वेग का धारण करने के बाद जो उदावर्त होता है उसे उदावर्त कहते हैं। तेज वात विन्मूत्र जुरुम्भाश्रु, यानी जो 13 प्रकार के वेग, अधारणीय वेग बताए हैं सुश्रुताचार्य ने, वो धारण करने के बाद जो उदावर्त पैदा होता है उसे उदावर्त, जो लक्षण पैदा होते हैं उसे उदावर्त कहते हैं।
आता उपद्रव रूपश, उदावर्त के बाद में जो लक्षण पैदा होते हैं वो सुश्रुताचार्य ने उदावर्त प्रतिषेधी अध्याय में बताया है। वो लक्षण है आत्मान शूल पुरुष संग परिकर्तिका दया। अभी निरुपस्तंभित उदावर्त, आप सोचेंगे निरुपस्तंभित उदावर्त में उदावर्त कैसे हो सकता है, निरुपस्तंभित वाद से उदावर्त कैसे हो सकता है। इसका मैंने सरल रूप से जो समझ सके, हर कोई समझ सके, उसके लिए एक व्याख्या बनाई है और हम उसका उदाहरण भी देखेंगे, इसलिए हमें जल्दी पता चलेगा कि एक्चुअली निरुपस्तंभित वाद से उदावर्त कैसे होता है। तो when there is no any physical obstruction in the path of vayu, we know external entity obstruct the path of vayu, path of channel of vayu, that is external obstruction, external physical obstruction. But then question may arise, then how udavarta takes place? It just increase of vata gunas to disturb frictionless flow of vayu in particular path of channel. जो हाँ चैनल्स में जो धातु है, जैसे सिरा है, बराबर, रसास्तन्यम ततो रक्तम असृजा कंडरा सिरा, ये जो चैनल्स है वायु के या रस रक्त संवहन के, उसमें अगर वात के रुक्षादि गुण बढ़ते हैं, चल गुण बढ़ता है, सूक्ष्म गुण से वहां रुक्षत्व चला जाता है, चलत्व चला जाता है, तो उससे उन रक्त वाहिनियों का या सिराओं का, धमनियों का, सिराओं का जनरली तो आकुंचन हो जाता है। तो उससे जो मटेरियल, जो एंटिटीज संवाहित हो रही है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है। अभी निरुपस्तंभित जो है इरेग्युलर सरफेस रोड ऑब्स्ट्रक्टिंग, यानी हम देखते हैं, ये मैंने एक उदाहरण दिया है, जैसे चैनल्स में रुक्षत्व बढ़ता है, जैसे ये रोड है, देयर इज नो एनी ऑब्स्ट्रक्शन अदर देन रोड एंड व्हीकल्स आर गोइंग नॉट स्मूथली बिकॉज द रोड इज ऑब्स्ट्रक्टिंग इटसेल्फ। देन रक्तवाहिनियों में या चैनल्स में, सब्टल चैनल में या मैक्रो चैनल में ऐसे ही वात की वृद्धि होके खरत्व बढ़ता है, परुषत्व बढ़ता है, तो ऑब्वियसली इलास्टिसिटी कम हो जाती है। तो इलास्टिसिटी कम होने के बाद आगे जाने वाला जो धातु, द्रव धातु मटेरियल है या दोष धातु मटेरियल है या एंटिटीज है, वो आगे ठीक तरह से जा नहीं पाएंगी, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी, पार्शियली ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी। अभी ये रोड देखिए, ये स्मूथ रोड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, काल का परिणाम नहीं हुआ है, वायु का परिणाम नहीं हुआ है, गति का परिणाम नहीं हुआ है। वैसे ही हमारे शरीर में चैनल्स पेटेंट हो, चैनल्स जो है वो अच्छे हो, उसमें वात वृद्धि नहीं हुई हो, रुक्षत्व, खरत्व, परुषत्व, कठिनत्व नहीं बढ़ा हो, तो जो फ्लोइंग एंटिटीज है वो स्मूथली संवाहित होती है। अभी निरुपस्तंभित वात कॉजेस उदावर्त, हाउ? एक संग संकोचन स्तंभ, तो स्रंस व्यास तो ठीक है, लेकिन हमें उदावर्त के लिए तीन शब्दों को जानना है। जैसे संग है, संकोचन है, स्तंभ है। संग एक ही जगह वो बैठ के रहता है, संकोचन वहां रुक्ष गुण और शीत गुण ज्यादा होता है। तो एग्रीवेटेड वायु इंक्रीजेस रुक्षादि गुण इन रिस्पेक्टिव ल्यूमेन एंड मैनिफेस्ट संग, संकोच और स्तंभ एंड हैम्पर्स द पेटेंसी ऑफ चैनल्स। Further obstructed vayu gati get reversed is that pratiloma. Here are some examples. Upastambhita vata causes udavarta. Here we can see this is the anal region, this is the rectum, and this is it's the end point of large intestine. When here is the obstruction, the peristaltic movements come down to this side and then get reversed. This is the pratilomita apana vayu. Same condition here, but it is in on subtle level. Pratilomita vayu. This is a coronary artery, and इधर जो मेद का या प्लेग्स बने हुए हैं, यहाँ एक्सटर्नल जो चीजें उनसे अवरोध उत्पन्न हुआ है मेद का, तो मेद का अवरोध होने से यहाँ जो वायु संवाहित होती है वो प्रतिलोमित हो गई है।
टाइप्स ऑफ उदावृत्त अकॉर्डिंग टू आचार्य जी, हमने पहले भी देखा है त्रयोदश और षडुदावर्ता। जैसे त्रयोदशा सुश्रुता ने बताया है कि जो वेग विधारण जन्य जो व्याधि है वो उसमें गिनाए गए हैं। फिर चरक नहीं 6 ही बताए हैं, मूत्र, पुरीश, वात, शुक्र, वमी, क्षवथु। वमन और क्षवथु वेग से जो धारण से जो व्याधि उत्पन्न होती है उसे उन्होंने षडुदावर्त में बताया गया है। तो अभी टीका में यह आया है कि उन्होंने 13 क्यों नहीं बताए। तो हम ये देखते हैं कि उन्होंने जो लिखा है ये विरोधाभास नहीं है, ये विरुद्ध नहीं बताया है, किंतु बाकी के जो वेग विधारण जन्य व्याधियां है उनको या वेग विधारण जो है वो उन्होंने इन 6 में ही गिनाया है, इसलिए उसका विरोध नहीं पैदा हो जाता है। तो उदावर्त निदान, उदावर्त निदान हम देखते हैं कि ये पढ़ने के बाद कषाय तिक्तोष्ण रुक्ष भोज्य ही, अभी आप देखिए कषाय रस जो है वो रुक्षतम है, तिक्त में भी रुक्षत्व ज्यादा है, उष्ण में औष्ण्य से, उष्ण यानी कटुरस, उसमें औष्ण्य से रुक्षत्व ज्यादा बढ़ता है या शोषण होता है। और रुक्ष भोज्य पर्टिकुलरली ड्राई फूड रेजिमेन, संधारण यानी इधर भी वेग का धारण आ गया, अभोजन भोजन ही नहीं करना, मैथुन ज्यादा करना, इससे वायु ज्यादा बढ़ता है। फिर दूसरे वाक्य में हम देखते हैं कि वायु कोष्ठानुगो रुक्ष ही कषाय कटुतिक्त ही, यानी यहाँ जो प्रीडोमिनेंस है या डोमिनेंस है रुक्ष गुण का ज्यादा है, और उदावर्त के मैनिफेस्टेशन या प्रवृत्ति में रुक्ष गुण यहाँ ज्यादा कार्यकर है। अभी उदावर्त की सामान्य संप्राप्ति देखते हैं। तो पक्वाशय कुपेति चेद पाना, पक्वाशय में अपान रहता है, सबको पता है, फॉर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इट्स अ वेरी इसेंशियल वायु। ओके, एंड पक्वाशय में जो अपान है वो प्रकुपित हो जाता है, प्रकुपित फिर स्रोतान से अधोगानी बलिसर रुद्वा, यहाँ रुद्वा यानी रोधन होने के बाद अपान प्रकुपित नहीं हुआ, यहाँ पहले ही अपान प्रकुपित हुआ है, जो पहले जो कारण दिए है उनसे। तो प्रकुपित होने के कारण अधोगामी जो स्रोतस है, जैसे पुरुष वह स्रोतस है बलि से रुद्वा, अपने बल से वो रुद्ध हो जाता है। करोति विणमारुत मूत्र संगम, और जैसे फ्लैटस है फीकल मटेरियल है, यूरिन का संग रिटेंशन हो जाता है, तो क्रमाद उदावर्तमता सुघोरम, मूत्र का संग ज्यादा सुघोर बताया है, ज्यादा दारुण बताया है। सद्य उदावर्त में भी एक सूत्र आया है, तो रुक्ष कषाय कटुतिक्त सेम आहार वायु कोष्ठ में चला जाता है, और भोजने कुपित सद्य उदावर्तम करोति ही, जैसे उदावर्त सद्य उदावर्त के कैसे पैदा होता है, कैसे मैनिफेस्ट होता है, इसका उदाहरण इस सूत्र में सुश्रुताचार्य जी ने दिया है। वात प्रीडोमिनेंस इन उदावर्त, हम देखेंगे तो वात की प्रीडोमिनेंस कैसे, जैसे आप देखेंगे 80 नानात्मज व्याधियों में, उन विकारों में आचार्यों ने उदावर्त गिना है, तो इसे ये पता चलता है कि ये वातज व्याधि है। और ये भी जानते हैं, पहले भी हम जान चुके हैं कि गति का अवरोधों के ऊपर चला जाता है, तो ऑब्वियसली ये वात व्याधि ही है, यानी वात से हुआ हुआ व्याधि है। टाइप्स ऑफ वायु इन्वॉल्व्ड इन उदावर्त, प्रीडोमिनेंटली अपान, हर एक संप्राप्ति में आप देखेंगे तो अपान आपको नजर आएगा, अपान इज देयर, एंड आफ्टर दैट अपान के बाद समान, समान क्योंकि अपान ऊपर जाने के बाद, जैसे रिवर्स पेरिस्टाल्सिस है, या वो ऊपर चला जाने के बाद जो पहला वायु उसके मार्ग में जो आ जाता है वो है समान, समान आने के बाद व्यान, उदान और प्राण, ऐसे संप्राप्तियों के लक्षण भी हमें मिलते जाते हैं। उदावर्त सामान्य लक्षणास, जैसे आगे दिया है, सामान्य लक्षण बस्तीशूल है, कुक्षिशूल है, ये हम जानते हैं, बस्तीशूल, कुक्षिशूल, उदरशूल, पार्श्वपृष्ठ अतिवेदना, आत्मान, हृल्लास, विकर्तिका, तोद, अविपाक, बस्ती, शोथ, एंड देन उदावर्त लिंग बाय चरका, ये बताया ही उन्होंने। उदावर्त लिंग बाय वाग्भट, उदावर्तो अथ वीड भेद पार्श्व पृष्ठ त्रिग्रह, ऐसे तीनों वीड भेद एक, पार्श्व पृष्ठ त्रिग्रह चार, चार मील लक्षणों में उन्होंने वाग्भट ने बताया। आगे चल के हम ये जानते हैं कि उपद्रव से भी उदावर्त हो सकता है और उदावर्त से भी उपद्रव हो सकता है।
उदावर्तजन्य व्याधि, ये तो लक्षण हुए। आगे चलकर उपद्रव से व्याधियां भी होती है, वो भी गिनाई है चरकाचार्य ने। ज्वर मूत्रकृच्छ्र प्रवाहिका हृदग्रहणी प्रदोषः, मैंने यहाँ बोल्ड किया है, मूत्रकृच्छ्र प्रवाहिका हृदग्रहणी प्रदोषः, वम्यांध बाधिर्य, शिरोभिताप वातोदर अष्ठिल मनोविकाराः, then तृष्णास्त्र पित्त रुचि गुल्मकास श्वास प्रतिशार दितपार्श्व रोगाः, ये सब लक्षण हमें उदावर्तक के उपद्रव रूप में या उपद्रव से उदावर्त से मैनिफेस्ट होते हैं। उदावर्त जन्य डिसीजेस पर भागभटा, ये उन्होंने भी गिनाया है, जैसे श्वासकाश प्रतिशाय दाह मोह वमि ज्वरान तृष्णाहिका शिरो रोगा मनाश्रवण विभ्रमान, ये सब लक्षण जो है ये हम पढ़ सकते हैं, इसलिए इसमें ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे। आगे चलकर हमें थोड़ा उसको डीपली समझना है, इसलिए मैं आगे आगे जल्दी जल्दी जा रहा हूँ। उदावर्तजन्य लक्षणास यानी आत्मानादेशु रोगेशु, आदि शब्दात, अभी ये आदि जो है उसमें शूल परिकर्तिका पुरुष संगादि नाम ग्रहण, शूल परिकर्तिका पुरुष संग ये आदि में बताया है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ उदावर्त, तो उदावर्त को कैसे जाने, सब हम जानते हैं कि उदावर्त अवरोध हो जाता है, आगे जाता है, सब लक्षण पैदा करता है, लेकिन हम जानेंगे तो जैसे सुश्रुताचार्य ने बताया 13 उदावर्त बताए हैं, आप देखेंगे जो नेचुरल अर्जेस है तो उनको अवरोध करने के बाद उदावर्त पैदा होता है, लेकिन नेचुरल अर्जेस में रोल किसका रहता है, तो वायुओं का रहता है, जैसे उच्छ्वास है या वमन है, बराबर है। तो इन सब चीजों में आप देखेंगे कोई ना कोई वायु इन्वॉल्व है, उसका मानो अवरोध हो गया तो उदावर्त तो होना ही है। अभी अत ऊर्ध्वम वात विन्मूत्रादिनम आवर्तो भ्रमणम यस्मिन रोगे सोदर, ये तो व्याख्या हमने पहले ही देखी है, लेकिन आगे अन्य पुरुषम वायुना वर्तुलीकृत उदावर्तम मन्यन्ते लोक प्रसिद्धत्वात्, अभी ये देखेंगे आवर्त वर्तुलीकृत, ये जो चीजें है ये हमें समझनी है। जैसे मैंने आगे जाके बताऊंगा उदावर्त जब जो वायु ऑब्स्ट्रक्ट होता है तो आगे जाके वो कैसे रिवर्स होता है, एंड रिवर्स होने के बाद उसकी गति कैसे रहती है, ये हमें समझना है। तो उसके हिसाब से सब लक्षण पैदा होते हैं, दूसरा कुछ नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से है, और जो पॉइंट्स है उदावर्त को समझने में वो 3 है। इंपॉर्टेंस ऑफ वायु गति इन उदावर्त, इंपॉर्टेंस ऑफ वायु दिशा एंड इंटेंसिटी ऑफ वायु, दिस 3 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो 3 पॉइंट है ये हमें उदावर्त तो जानने में मदद तो करते ही है, किंतु आवरण जानने में और गत वायु को जानने में भी मदद करते हैं। आगे चलकर हम अपान वायु का ज्यादा देखेंगे, क्योंकि अपान वायु फर्स्ट है जो अवरोध होने के बाद उदावर्त पैदा होता है, उसके लक्षण हमें ग्रंथों में ज्यादातर दिए गए हैं। तो ये अधो दिशा वाला डाउनवर्ड डायरेक्शन का वायु है, जिसकी दिशा डाउनवर्ड है। इसका काम क्या है, शुक्रार्तव शक्रुमूत्र गर्भ निष्क्रमण क्रिया, जो ये सब चीजें जो मैंने बताया शुक्रार्तव शक्रुमूत्र इसको बाहर निकालता है बॉडी से, ये इसका कर्म है। वायु अनुलोमन, उसमें वायु नहीं दिया है, लेकिन अपान वायु का एक कर्म है कि वायु अनुलोमन। कंपैरेटिवली स्लो इन नेचर, आप देखेंगे वायु शीघ्र गति नाम बताया है। और प्राण भी, जैसे प्राण कहाँ है, शिरस्थ है, प्राणा प्राणभूताम यत्र श्रिताः सर्वेन्द्रियाणि च यदुत्तमंगमंगानाम शिरस्तद विधीयते, शिरस्थ है और सर्व इंद्रियों का आश्रय है, जैसे कर्मेंद्रिय है और दूसरे है ज्ञानेन्द्रिय, उनका आश्रय है। तो उनका सेंसेस लेना, मोटर सेंसरी नर्वस सिस्टम और सेंसरी नर्वस सिस्टम, इनका सब कार्य प्राण के अंडर आ जाता है। और इसमें कंपैरेटिव देयरफॉर एज कंपेयर टू प्राण एंड व्यान इट इज कंपैरेटिवली स्लो इन नेचर, अपन स्लो इन नेचर, गति इज एट इंटरवल्स। आप देखेंगे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स फास्ट नहीं होती है, वो एक इंटरवल के बाद आते हैं, तो ये गति इज एट इंटरवल्स, इट अफेक्ट्स ऑल वायुस। जैसे हम जानते हैं अंदर लेना और बाहर निकालना ये प्रकृति का नियम है, तो कोई भी चीज, अगर एक पाइप लिया हमने
एक बाजू उसकी ऑब्स्ट्रक्ट कर दी तो उसमें जो पानी चला जाता है या कोई द्रव चला जाता है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। अगर वो ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है तो आगे वो पानी या द्रव चला जाएगा। ऐसे ही हमारे शरीर में जो भी क्या कहते हैं मल द्रव्य है वो बाहर निकालने का काम अपान करता है। और अगर वो किसी वजह से ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है तो बाकी की चीजों में उसके इफेक्ट दिखने लगते हैं, जैसे आदमान है, अनाह है। एंड इट अफेक्ट्स ऑल वायु। हर वायु को वो अफेक्ट करता है, परिणाम करता है। अभी डायरेक्शन, इंटेंसिटी एंड एक्सेलरेशन हैव इमेंस रोल इन द मैनिफेस्टेशन ऑफ उदावर्त, आवरण, गत वायु। अभी आप डायरेक्शन देखेंगे, हर एक वायु की डायरेक्शन अलग है, दिशा अलग है। तो उसके हिसाब से ये तीनों उदावर्त, आवरण, गत वायु में पैथोजेनेसिस होता है, पैथोलॉजी क्रिएट होती है। इंटेंसिटी में क्या होता है? इंटेंसिटी और एक्सेलरेशन क्या है? इंटेंसिटी यानी फोर्स। हर वायु का फोर्स अलग है। वो फोर्स ऑब्स्ट्रक्शन के बाद बढ़ता है या अपने नॉर्मल गति में जो रहता है तो वो प्राकृत रहता है। और एक्सेलरेशन क्या है? इधर से उधर जाना, उसको चलगुण भी कह सकते हैं। और इंटेंसिटी में एक फोर्स रहता है, जैसे एक्सेलरेशन में एक कोई वायु अपने गति से आया और उसको ऑब्स्ट्रक्ट किया तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है या प्रकोपित हो जाता है। टाइप्स ऑफ पेन। अभी पेन कैसे होता है? मेरे हिसाब से हर जगह ऑब्स्ट्रक्शन होता है तभी पेन होता है। आप कहेंगे निरुपस्तंभित वात में पेन कैसा होता है? निरुपस्तंभित वात में भी गति का ऑब्स्ट्रक्शन होता है, लेकिन वो पार्शियल होता है, इसीलिए वो पेन होता है। अभी उसको हम जानेंगे कैसे होता है। अभी उपस्तंभित वात देखेंगे, ऑब्स्ट्रक्शन जैसे रेक्टम में या एनल रीजन में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है, वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट मूव होते होते उस ऑब्स्ट्रक्शन तक चली जाती है, उस अवरोध तक चली जाती है और पेन होता है। उसे कोलिक कहते हैं, या थोड़ी थोड़ी देर में होते तो एपिसोडिक कहते हैं, थोड़े थोड़े वक्त के बाद कहते तो इंटरमिटेंट कहते हैं, और कंटिन्यूअस कब कहते हैं। जैसे निरुपस्तंभित वात में हम कंटिन्यूअस पेन हो सकता है। वो कैसे? तो मैंने पहले भी कहा था, चैनल्स में अगर रौक्ष ज्यादा है, खरत्व ज्यादा है, परुषत्व ज्यादा है, तो एक नेचुरल ल्यूब्रिकेशन उस वायु को वहन होने के लिए मिलता नहीं है। और वो ऐसे फ्रिक्शन उसका वहन होता है। उस फ्रिक्शन के कारण ही कंटिन्यूअस पेन पैदा हो जाता है और हमें महसूस होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ वो दैट इज नथिंग बट पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन। वो स्मूथली करने, जैसे हमने रोड का उदाहरण देखा, सेम थिंग इज हियर। अभी ये रुक्षत्व, खरत्व, कठिनत्व, परुषत्व कैसे जानेंगे? जैसे धातुओं में ये सब चीजें पैदा होती है, लेकिन पिंड ब्रह्मांड में ऐसे हमें इन्हें जानना है। तो कैसे जानेंगे इसे? रुक्ष पहला, जैसे वात के जो गुण है उसमें रुक्ष, फिर रुक्ष ज्यादा बढ़ता है तो खर, खर और बढ़ता है तो कठिन, और ज्यादा बढ़ने से परुषत्व आ जाता है। सॉरी, परुषत्व पहले, कठिन बाद में है। ये गलती से यहाँ पहले कठिन लिखा है, हम यहाँ जानेंगे। तो यहाँ ये उदाहरण के तौर पर, जैसे ब्रह्मांड में जब जानते हैं चीजों को शरीर के सापेक्षता से, तो यहाँ ये जो तना है या स्टेम है, उसकी त्वचा है या बार्क है, वो आपको स्निग्ध दिखेगा। तो बाद में उसमें रौक्षत्व पैदा हो जाता है, फिर बाद में खरत्व आ जाता है, फिर परुषत्व और फिर कठिनत्व। ऐसे ही हमारे शरीर में जैसे हम वृद्ध होते जाते हैं या किसी व्याधि के वश वायु का प्रकोप हो जाता है, तो हमारे धातुओं में ऐसे बदलाव हमें दिखाई दे सकते हैं। गति ऑफ वायु इन वन डायरेक्शन, उदान प्राण समान अपान की गति हम देख सकते हैं। जैसे उदान ऊर्ध्व गति है, प्राण अधोगति है, समान की जो गति है वो अधोगति है, अपान की अधोगति है। बट इन मल्टीपल डायरेक्शंस which वायु flows, that व्यान त्रिधा गति। In circular direction, this is a pathological condition in which can be found in avruta vata, in अन्योन्यावरण, in उदावर्तित वात। then आवर्त गति, वात वर्तुलाकार, सर्कुलर डायरेक्शन, आवर्त गति वर्तुलाकार, उदावर्त, आवरण इनमें पाई जाती है। एंड देन अन्योन्यावरण। अभी साउथ नॉर्थ पोल ऐसे मैंने लिखा है, तो आपको
इसका एक उदाहरण देता हूं। ये अन्योन्यावरण का मैंने बताया यहां, तो आप जानेंगे ये मानो डोमिनेंट वायु है और ये थोड़ा उसकी गति या इंटेंसिटी कम है। तो ये आप देखेंगे ये वायु इस वायु को इस वायु की डायरेक्शन यहां बदल देता है और डायरेक्शन बदलने के बाद ये फिर इसकी गति की दिशा से यहां अन्योन्यावरण पैदा हो जाता है। और इसका क्या है, वात कुंडल और चक्राकार। जैसे हमें जो शब्द आते हैं ग्रंथों में, तो वात कुंडल और चक्राकार, और ये घूमते घूमते उसमें एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा हो जाता है जो इस वायुओं में, इस अन्योन्यावरण में जो एंटिटीज फ्लो हो रही है, तो उसको जो पृथ्वी गुण के जो पार्टिकल्स है उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बाहर की तरफ फेंक देता है। ये अन्योन्यावरण एयर फ्लो ब्लोज इन, और ब्लोज इन तो ठीक है, लेकिन बाद में ये एंटिटीज जो है, हमें भी पता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमने जाना है, हमने सीखा है, तो उसकी जो गति है वो बाहर की तरफ रहती है। अब ये जानेंगे एयर फ्लो ब्लोज अवे फ्रॉम सेंटर एंड एयर फ्लो ब्लोज टू द सेंटर। ये वायु की सब गतियां है। अभी उदावर्त वायु मूवमेंट्स कैसे है, ऊर्ध्व आवर्त सर्कुलर अपवर्ड मूवमेंट एंड स्ट्रेट लॉन्जिट्यूडिनल मूवमेंट। अभी हमने गुद जो है, गुद का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, शंख जैसा है। अभी हम जानेंगे, आपको पता है साउथ पोल और नॉर्थ पोल, तो दक्षिण गोलार्ध में हम रहते हैं, तो हम बेसिन में पानी डालते हैं, तो पानी जो है क्लॉकवाइज घूमता है, और जो हम नॉर्थ पोल में गए तो बेसिन में पानी डालते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। अभी बेसिन में कुछ ऐसा है भी नहीं कि वो पानी घूमता है, एकदम से पानी डालते हैं तो घूमता है, ये क्यों होता है, देयर आर सर्टेन मैग्नेटिक फोर्सेस। वैसे ये तो बात ठीक है, वैसे ही हमारे शंख, गुद जो शंख है वायु वहां चली जाती है, वहां ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, उसकी गति वहां अवरोधित हो जाती है, तो और रिवर्स हो जाती है और वहां आवर्त गति फॉर्म हो जाती है। ऑब्स्ट्रक्शन अगर ऊपर हो, जैसे रेक्टम में हो, तो शंख गति के कारण वो आवर्तित नहीं हो पाती है। यही है जो आवर्त सर्कुलर अपवर्ड मूवमेंट इज बिकॉज ऑफ anal obstruction or anal region obstruction, and straight longitudinal movement is because of the obstruction which is present just upward to the rectum or in rectal region. ये सब मूवमेंट्स ऑफ उदावर्तक के मैंने डायग्रामेटिक, इसे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। ऊर्ध्व आवर्त वृत्ताकार circular upward movement, that is centrifugal force, which we have seen already, and वायु will act on wall intestine। अभी आपने देखा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करता है जैसे सेंटर टू पेरिफेरी, यानी सरकमफेरेंस जो गति होती है वो बाहर की तरफ फेंक देगा। अभी बाहर की तरफ फेंकने से वायु में कौन से गुण रहते हैं, सूक्ष्म और चल। सूक्ष्मत्व के कारण उसमें जो माइनस फोर्स है, उसमें से वायु इन द्रव्यों को बाहर लेके, अभी हम लॉन्जिट्यूडिनल मूवमेंट ऑफ वायु देखेंगे। यहाँ आप देखेंगे ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, ऑब्स्ट्रक्शन के बाद वायु सीधी ऊपर गई है, और यहाँ एक भी देखा गया है कि ये बाहर भी गई है, लेकिन लॉन्जिट्यूडिनल मूवमेंट जो है वायु की अवरोध के कारण वो सीधी ऊपर चली जाती है, जैसे पेरिस्टाल्टिक रिवर्स पेरिस्टाल्सिस। Upward straight longitudinal movement upon vayu will directly get reversed in upward direction, will affect saman, vyana and prana। अभी समान कैसे अफेक्ट होगा, तो हम जानते हैं कि जब अपान ऊपर लॉन्जिट्यूडिनल मूवमेंट से ऊपर जाता है, यानी स्ट्रेट फॉरवर्ड अपवर्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन जाता है, तो पहला जो वायु आता है वो आता है समान। तो समान होता कहता है समानो अग्नि समीपस्था कोष्ठे चरति सर्वथा। अग्नि समीपस्थ क्या है, जैसे गैस्ट्रिक सिक्रेशन होता है, बाइल सिक्रेशन होता है, या पैंक्रियाटिक सिक्रेशंस होते हैं, पैंक्रियाटिक जूस वगैरह, तो वो जो सिक्रेशन अपने जीआईटी में आते हैं या ड्यूडेनम में आते हैं, उसका कार्य संवाहन का काम समान करता है।
अभी ये वायु जो है वो ऊपर जाके समान के समान का जो कर्म है उसको वो प्रभावित करेगा। तो करेगा क्या वो? जैसे अगर अपान की इंटेंसिटी ज्यादा है, तो अपान की इंटेंसिटी ज्यादा है तो सिक्रीशंस जो है, अगर समान हर बार काम नहीं करता है, जैसे हम जानते हैं कि भूख कभी कभी लगती है, बराबर है, तो सुबह भूख लगी, शाम को लगी, दोपहर को लगी, ठीक है ना। तो ये जो समान है, अभी वो प्रवृत्त नहीं हुआ है लेकिन अपान प्रवृत्त है, तो वो आगे जाके स्रोतों में चला जाके, जैसे जो समान के आजू बाजू समान के क्षेत्र में जो भी स्रोतस आते हैं उनमें चले जाके उनमें से दोषों को वो निकाल लेता है। गुल्म की संप्राप्ति आप देखेंगे तो कफंच पित्तंच सुदुष्ट वायु उभय मार्गान विनिबद्धताभ्याम। कफंच पित्तंच सुदुष्ट वायु, कफ पित्त समान मात्रा में है लेकिन वायु दुष्ट हुआ है यहाँ, वो कहां से आया है? तो ये समान भी हो सकता है, किंतु ये अपान जो होता है, जो उदावर्तित अपान है, वो आगे जाके अपने सूक्ष्म गुण से और चल गुण से स्रोतों में पेनिट्रेट हो जाता है। अब पेनिट्रेट होने के बाद उसको उभाड़ के बाहर लेके आता है। अभी इसके लिए एक उदाहरण मैं देता हूं, आपने बोरवेल देखा होगा, तो उसमें हाई स्पीड बोरवेल और लोअर स्पीड बोरवेल ऐसे आता है। जैसे हायर स्पीड बोरवेल जो है उसमें से वायु जोर से अंदर छोड़ते हैं और जो मटेरियल है, डेब्रिस मटेरियल है जो जमा हुआ है, वो बाहर आ जाता है। सेम थिंग हैपन्स हियर। जो अपान वायु है अपने इंटेंसिटी से, अपने गति से वो अंदर चला जाता है, सूक्ष्म गुण से पेनिट्रेट हो जाता है और चल गुण से उसको फिर उभाड़ के फिर बाहर लेके आता है। ये गुल्म की संप्राप्ति है। और आप देखेंगे गुल्म में भी आपको अपान की इन्वॉल्वमेंट मिलती है, बहुत सारी जगह आपको उसके संप्राप्ति में इन्वॉल्वमेंट मिलती है। आगे जाके ये कौन कौन से गतियों को अवरोधित करेगा? अपान की गति तो है, अपान का अगर इंटेंसिटी ज्यादा है तो समान को अवरुद्ध करेगा। समान को अवरुद्ध करने के बाद अगर समान की गति ज्यादा है लेकिन अपान ऊपर आया है, तो समान अपान को अवरुद्ध करेगा और उसके लक्षण हमें मिलेंगे। फिर ये अपान जो है आगे जाके, जैसे आगे समान के बाद हम क्या सोचते कि व्यान आया, तो व्यान जो है, तो व्यान की त्रिधा गति पता है, ऊर्ध्व अध तिर्यक, शब्दार्चिर जल संतानवत। शब्द यानी तिर्यक गति, अर्ची यानी ऊर्ध्व गति, जैसे ज्वाला ऊपर जाती है वैसे गति रहती है व्यान की। जल संतानवत, जल डालते हैं तो नीचे चला जाता है गुरुत्व से या गुरुत्वाकर्षण से, तो उसकी जो गति है वो भी व्यान की होती है। अभी अपान की गति ऊर्ध्वा हुई है पहले ही और व्यान की गति जो है नीचे गई है, तो इस गति में वो अवरोध उत्पन्न कर देगा। और ये जो गति है अगर अपान से ज्यादा है, अपान से उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, तो व्यान अवरुद्ध अपान हो जाएगा। अपान की गति व्यान, अपान की इंटेंसिटी व्यान से ज्यादा है तो व्यान को अवरुद्ध करेगा। और आगे जाके जो तिर्यक गति है, जैसे हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल जो गति है या तिर्यक गति है उसको हैम्पर करेगा। ये कैसी गति है? ये ऊपर जा रही है और ये तिर्यक गति ऐसे ऐसे जा रही है, तो उस गति को वो प्रभावित करेगा। आगे जाके ये प्राण को प्रभावित करता है। प्राण की गति कैसे है? नीचे जाने वाली गति है और ये गति ऊर्ध्वा है। सेम कंडीशन हियर, अगर प्राण की इंटेंसिटी ज्यादा है तो अपान को अवरुद्ध करेगी, अपान की गति ज्यादा है तो प्राण को अवरुद्ध करेगी। अभी चरकाचार्य जी ने सभी अन्योन्यावरण बताए नहीं है, जो बुद्धि के ऊपर भी रखा है, अल्प बुद्धेरयम के लिए और मंदानाम व्यवहाराय बुधानाम बुद्धि वृद्ध है। जैसे बुद्धिमान लोगों के लिए एक छोटा क्लू देके छोड़ दिया है, वो आगे हमें सोचना है उसके बारे में। तो ऐसे एक गति जो उदावर्त से अपान उदावर्तित हुआ है, वो बाद में अन्य आवरण भी पैदा कर सकता है और सिंपल आवरण भी पैदा कर सकता है। जैसे एंटिटी ज्यादा है, पित्त की एंटिटी ज्यादा है, पित्त ज्यादा है तो पित्तावृत हो जाएगा। रस रक्त ज्यादा है तो रक्तावृत भी हो सकता है। ये सब कंडीशन हम उन साइट्स पे सोच सकते हैं। तो
ये जो है अगर समान की ज्यादा है तो जो उभड़ के आता है उसमें सिक्रीशन ज्यादा हो जाते हैं। मैंने बताया समान जब जाता है अंड तो सिक्रीशन ज्यादा होता है, ये मैंने इधर थर्ड पॉइंट में लिखा है। और आगे जाके फिर वो अग्निमांद्य आत्मान आटोप इत्यादि लक्षण भी पैदा हो सकते हैं। अभी ग्रेजुअली उदावरत विल मैनिफेस्ट, मैंने लिखा है यहाँ रुद्रोग आदि आकुंचन प्रसारण यानी व्यान की जो गति है उसके कारण रुद्रोग आदि लक्षण पैदा होते हैं। फिर आपको आकुंचन प्रसारण पता है, रिफ्लेक्सेस पता है, ये सब मोटर न्यूरॉन डिसीजेस जो है वो भी पैदा हो सकते हैं। प्राणवायु व्याधि श्रिता सर्वेंद्रियाणी च यत उत्तमांग, जैसे प्राण मैंने बताया प्राण का सीटी सिर है तो उसमें सेंसर न्यूरॉन डिसीजेस भी हो सकते हैं। अभी पंचात्मा वायु का एक्सेलरेशन जो है मैंने यहाँ बताया है, जैसे उदान कैसे क्या करता है, जैसे उदान जो है, उदान का सीड जो है वो उरज स्थान तो है, प्रयत्न ऊर्जा बल वर्णादि पोषकम, और प्राण का जो है श्वास आहार आदि कर्मज, यानी जो श्वास लेना आहार लेना उदान का बाहर निकालना ये कर्म है। इसलिए इनकी दिशा मैंने ऊर्ध्व और अध बताई। व्यान की जो बताई ये जो है ये ऊर्ध्व गति है, ये तिर्यक और ये अधोगति है। सम्मान की गति जो है ये नीचे जाने वाली गति है, अपान की जो गति है वो भी नीचे जाने वाली है। ऐसी ये गतियां हम अगर जानेंगे तो कहाँ आवरण होता है, ठीक है, ये गति जो है अपान की नीचे जा रही है, तो इन गतियों को अवरुद्ध नहीं होना चाहिए तो शरीर स्वस्थ रहता है। और वीत रोगी समाशतम, शत वर्ष आयुष्य जीता है। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के आधुनिक काल में हम कुछ भी खाते हैं, स्पाइसी खाते हैं, तो इससे पूरे शरीर के चैनल जो है सप्टल या मैक्रो चैनल्स है उसमें अवरोध पैदा हो जाता है और व्याधियां उत्पन्न होती है। व्यान वायु शीघ्र गति, ये मैंने पहले बताया है कि शीघ्र कैसे करते, उसमें कई उदाहरण दिए। शीघ्र गति तो बताया ही है। व्यानु रुधि स्थिता कृष्ण देहचारी महाजवा एक कालम वो सब रस रक्त को पूरे बॉडी में फेंक देता है। और रिफ्लेक्सेस ऑल मोटर मूवमेंट्स गति प्रसारण आक्षेप निमिष आदि क्रिया गति प्रसारण आक्षेप, उसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन फ्लेक्शन एक्सटेंशन भी आ सकते हैं। फिर ये व्यान का कार्य मैंने बताया है। कई लोगों का ये भी कहना है कि ये उदान का भी काम है क्योंकि उदान का प्रयत्न कर्म है, ऊर्जा कर्म है। जैसे आप यहाँ देखेंगे व्हाइट जो लाइंस चली जा रही है वो ऊर्जा जैसे ऊर्जा दे रहा है, इसलिए ये उदान का कर्म है। आप यहाँ प्राण का कार्य देखेंगे, जैसे प्राण सेंसेस जाते हैं बॉडी में, ठीक है। एक मिनट, तो ये सब चीजें हैं। तो अभी उत्तम अंग प्राण स्थान ये मैंने पहले ही उसको कोट किया था तो इसलिए ज्यादा उसके तल तक नहीं जाऊंगा। अभी उदावर्त ड्यू टू सीओपीडी आप देखेंगे चरक ने और सुश्रुत ने बताए हैं, लेकिन एक रेफरेंस ऐसा है मुझे थोड़ा सा याद है, सुश्रुत में जहां जहां ऑब्स्ट्रक्शन है वहां उदावर्त हो सकता है ऐसे बताया है। तो उसमें सीओपीडी में हम ये देख सकते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस ये हेल्दी ल्यूमेन है और ये इन्फ्लेमेशन विद एक्सेस म्यूकस जैसे कफ और शोथ। एम्पाइजा में भी जो एल्वेओला है उनका डिस्ट्रक्शन जैसे हो जाता है, मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन होते हैं, वो भी ज्यादा यहाँ व्यास हो जाता है। लेकिन हमें ये जानना है यहाँ उदावर्त हो सकता है। प्राण वायु उर्दान वायु का कर्म, यहाँ उदान वायु की गति यहाँ ऑब्स्ट्रक्ट हो सकती है। वायु रिवर्स मूवमेंट जैसे निरुपस्तंभित वात आकुंचन ऑफ ल्यूमेन चैनल्स विथ रुक्ष शीत गुणास, उपस्तंभित वात एक्चुअल ऑब्स्ट्रक्शन इन एंजाइना एमआई सीवीए डीवीटी। अभी वायु गतत्व का हम जरा सोचेंगे। हमें जो उदावर्त बताया है वो अपान वायु के परिप्रेक्ष्य में ज्यादा बताया है और हमें वो
अत्र तत्र दिखाई ज्यादा देता है। तो यहाँ कोष्ठगत जो वायु है उसके लक्षण जो बताए, तत्र कोष्ठाश्रिते दुष्टे निग्रहो मूत्र वर्चसो। अभी ये कोष्ठस्थ वायु कैसा है? अभी हम ये भी देखते हैं कि समानो अग्नि समीपस्था कोष्ठे चरति सर्वतः, और अपानो अपानगाह श्रोणी बस्ती मेढ्रो उरुगोचरा, ये हम जानते हैं। तो उसमें बस्ती भी आता है, पक्वाशय आता है, और जो बाकी की चीजें हैं, यहाँ जो घूमता है समान, तो कोष्ठ में बहुत सारे अंग प्रत्यंग है, जैसे लीवर है, किडनीज है, वृक्क है, ये सब चीजें जो है उसमें है, उस पर प्रभाव करने वाला जो कोई वायु है वो समान है। और आगे जाके हम देखेंगे पक्वाशय, बस्ती, इन पर जिनका कंट्रोल है या प्रभाव है, या जिस वायु के माध्यम से ये अवयव काम करते हैं वो है अपान। तो इनमें बदलाव होके कोष्ठगत वायु हो सकता है। गतत्व यानी क्या? स्रोतांसी रिक्तानि पूरयित्वा अनिलोबली, हमें चरकाचार्य ने निरुपस्तंभितवाद के बारे में बताया है। जैसे वायु वहां चला जाता है, जहां कोई छिद्र देखता है या कोई स्पेस देखता है, वहां चला जाता है और वह वायु का स्थान बन जाता है। तो वैसे ही कोष्ठगत वायु में, कोष्ठ में चला हुआ वायु सिर्फ कोष्ठ में रहता है, या आदमान अनाह पेरिटोनियल कैविटी जो है उसमें अगर वायु का वायु दिखाई देता है या डिस्टेंशन दिखाई देता है, ऐसा नहीं है। तो वायु, कोष्ठगत वायु में समान और अपान प्रकुपित हो जाते हैं। जैसे हमने पहले कहा, रुक्ष, कटु, तिक्त, कषाय, तिक्त, उष्ण, ऐसा आहार लेने के बाद, रुक्ष आहार लेने के बाद मैथुन ज्यादा करने से जो वायु प्रकुपित हो जाता है वो पहला है अपान। फिर समान, ये प्रकुपित होने के बाद जो भी पैथोलॉजी घटित होती है वो आगे देख जाके ब्रध्न, पहले क्या होता है, निग्रह मूत्र वर्चसो, देर इज ए रिटेंशन ऑफ मूत्र वर्चस, एंड देन ब्रध्न रुद्रोग गुलमार्शा पार्श्व शूलंच मारते, ये लक्षण पैदा हो जाते हैं। आगे चलकर गुदगत वात में भी ग्रहो विणमूत्र वातावरण दिखाई देता है, निग्रह और ग्रह। तो विठ, मूत्र और वात, यहां भी रिटेंशन हो जाता है, और शूल, आत्मान, अश्म शर्करा पैदा हो जाती है, और जंगोरु त्रिकपात पृष्ठ रोग शोषो गुदस्थित है। ये जो है जंघोरु त्रिकपात पृष्ठ, इनमें वेदना होती है, शोष हो जाता है। ये क्यों होता है? तो गुदस्थित वायु के कारण। अभी रोग शोष, यहाँ एक पाठ भी दिया है, रोग शोथ, ये रिटेंशन ऑफ यूरिन स्ट्रक्चर है। ये एक उदाहरण के स्वरूप में दे रहा हूं कि वायु कैसे यहाँ अटक जाती है। अब कहाँ अटक सकती है वायु का ऑब्स्ट्रक्शन? कहाँ सकता है? एक तो यूरेथ्रा में हो सकता है, एक तो ब्लैडर में हो सकता है, फिर यूरेटर में हो सकता है। जैसे हम जानते हैं कैलकुलस कहाँ कहाँ ऑब्स्ट्रक्शन कर सकता है। अभी तत्र कोष्ठाश्रिते ये हमने पढ़ा, तो निग्रह इज सीम टू बी रिटेंशन मे बी ड्यू टू द बिकॉज ऑफ एनी ऑब्स्ट्रक्शन पाथ मीन्स विथ नॉर्मल पेटेंसी. As it shows involvement of Mutrava Srotas and Purishva Srotas, their self, main pathology seems to be happening in Moola Sthana. And contraction and relaxation are main functions of these organs, that is Pakvashaya, then bladder. If there is any problem, there is a Koshtagat Vayu, vitiated Vayu, वो कहाँ जाएगा? उन धातुओं में, त्वचा क्या कहते हैं उसको, ब्लैडर के वॉल में जा सकता है, फिर पुरुषव स्रोतस के वॉल में जा सकता है, और अपने रुक्ष चल सूक्ष्म गुण से वहां रुक्षत्व बढ़ा सकता है, इलास्टिसिटी कम हो सकती है। रुक्ष खर गुण will absorb lubricating properties inside the tissue and will hamper proper contraction and relaxation of mutra purishva excretory srotasas. Ultimately, retention of both mala dravyas manifest. अभी फ्रिक्शनलेस मूवमेंट मैंने कहा था, एवरीवेयर नेचर हैज लोकेटेड स्निग्ध, द्रव, पिच्छिल, श्लक्ष्ण गुण फॉर प्रॉपर एक्शन, फॉर प्रॉपर स्लाइडिंग इफेक्ट। श्लेषक कप और ओलंबक कप इसके उदाहरण भी है। लेकिन हर एक टिश्यू में जहाँ ज्यादा कर्म है, जैसे जो हार्ट है वो पंप कितने बार होता है? 1 लाख पर डे। तो ऐसे होता है, तो उसमें ज्यादातर चलत्व गुण ज्यादा होता है, उसको सस्टेन करने के लिए
वहां ल्यूब्रिकेशन चाहिए, इसलिए वहां काम करता है अवलंबक कप। येन केन प्रकारेण वहां अगर अवलंबक कप का शोषण हो जाता है तो वहां हमें हार्ट का जो मूवमेंट है वो भी अवरोधित होता है और बाद में लक्षण मिल सकते हैं। So in कोष्ठगत वातज चले and सूक्ष्म गुण penetrate through micropores of basti and pakwash first may go horizontally which inhibits Apan's direction. समान कार्य हानि अन्नम गृह्णाति पचति विवेचयति मुंचति, ये हम जानते हैं, मैंने पहले भी कहा है। डायरेक्शंस क्या है समान की? समान की डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन है। तो ये जब अवरोधित होता है तो उसको अवरोधित ऊपर अपान अपर डायरेक्शन में जाता है। अपर डायरेक्शन में जाने के बाद फिर वो समान को हीट करता है या प्रभावित करता है। अभी ब्रध्न रुद्र गुलमार्शा पार्श्वशूलन च मारुते कैसे ये मैनिफेस्ट होते हैं कोष्ठगत वायु में, ये हम देखेंगे। एक्सक्यूज मी। इंटरकोस्टल वायु विल एक्सर्ट एक्सप्रेस प्रेशर ऑन कोष्ठांगास, ये हमें पता है। इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ा तो ऑब्वियसली जो कोष्ठांग है उन पे प्रेशर बढ़ जाएगा। इसे ये ब्रध्न की एक छोटी सी संप्राप्ति हम कह सकते हैं। रुद्र रुद्रग is one of the vital कोष्ठांग having vital role and continuously stay under the influence of व्यान प्राण एंड उदान। समान कोष्ठे चरती सर्वतः, जैसे समान सभी जगह घूमता है तो उसके अंडर ये सब कोष्ठांग आ ही जाते हैं। एंड समान also ट्रांसपोर्ट आहार रस फ्रॉम कोष्ठ फ्रॉम जीआईटी टू हृदय, और उसके लिए एक शब्द भी बताए ईरण। सम पॉइंट्स टू बी नोटेड। ऊर्ध्ववायु acquire small spaces present around Kushtangas will give extra pressure on them and ultimately hamper their normal action related to Chalaguna, that is contraction and relaxation. It means there is present such a avarak obstacle, that is Hrudayasyoparodhanam. Prakupita Koshtagat Vayu will change the intensity of flow of outgoing Rasarakta from heart, that is Prakupit Vayu direction is not predictable hence what direction, what intensity it has. Accordingly, normal outflow of blood from heart will be altered. Many directional flows from heart to aorta and aorta to various direction is just like शब्दार्चिर जल संतानवत। तो शब्दार्चित जल संतानवत, जैसे मैंने पहले भी कहा था, अर्ची जल और है शब्द। तो गुल्म में हम कैसे जानेंगे ये? तो रुद्रोग का हुआ, हर एक जो गति है व्यान की उसको अगर डिस्टर्ब हुआ, उसको ऑब्स्टेकल हुआ, ऑब्स्ट्रक्ट हुई, तो हमें हृदय से उपरोधनम या हृदय के अन्य लक्षण, जैसे बहुत जगह हृदय के बारे में बताया गया है, कई लक्षण स्वरूप है, कई हाँ हेलो सर, काळे सर, हेलो।
हॅलो. हा तर सर थोडा टेक्निकल इश्यू येतोय सर, 2 मिनिटात जॉईन होतील परत. कृपया सर्वांनी उपस्थित राहावे सर, 2 मिनिटात जॉईन होत आहेत. चालू. फक्त मला ते शेअर स्क्रीन जे आहे ना, त्याचं जरा थोडं बघतोय मी कसं होतंय ते. मी करतो, तुम्हाला दिसते का बघा बरं? दिसतेय स्क्रीन? हॅलो. शेअर होईल बहुतेक आता. आता दिसते स्क्रीन सर? बरं बरं, पीपीटी दिसते. मी आता पीपीटी लावली आहे पण ती दिसत नाही बहुतेक. इथं जो पहिला ऑप्शन होता तो दिसत नाही आता, असं झालंय. मी एक काम करतो, परत एकदा एक्झिट होतो, परत जॉईन करतो मी. हा सर. स्क्रीन दिसते सर आता? हॅलो. हा हॅलो, दिसते सर आता? हॅलो. हा सर, आता डिस्प्ले होत आहेत. ओके ओके, कंटिन्यू करा तो सर. गुलमत, हा करतो कंटिन्यू.
तो गुल्म की संप्राप्ति में रौक्ष से कठिनीभूत आप्लुत्य पिंडितो अवस्थानम करोति हृदय बस्तो पार्श्वयो नाभ्या वा। ऐसे लिखा है जैसे प्रकृतो वायु जो है महास्रोतस में अनुप्रविष्ट होके अपने रौक्ष गुण से कठिनीभूत सब धातुओं को कर देता है और लक्षणों को पैदा करता है। ऐसे चक्रपाणी ने भी कहा है कठिनीभूतम इति महास्रोत विशेषण। महास्रोतस में जो कठिनी भाव पैदा होता है वही एक गुल्म के लक्षणों का या लक्षण मैनिफेस्ट करने के मूल में एक कारण भी है। रुक्ष खर परुष कठिन, ये मैंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पहले ही बताई है। तच्च प्रकुपितस्य वायोः रौक्षात् कोष्ठस्य कठिनत्वम उपपन्नम। रौक्ष से कोष्ठ में कठिनत्व उत्पन्न हो जाता है, ये उदावर्त में भी हम देखते हैं। इसीलिए चिकित्सा में जब जाते हैं तो क्षारम सघृतम पिबेन न रहा, यानी जो क्षार है या कोई हिंगवाष्ट चूर्ण या लवण भास्कर चूर्ण हम घी में मिला कर देते हैं। क्षार से वहां एक द्रवत्व भाव पैदा हो जाता है, क्लेदन हो जाता है और घृत से वहां स्निग्धत्व पैदा हो जाता है, वायु का अनुलोमन होता है और कठिनी भाव जो है वो कम हो जाता है, मृदुत्व आ जाता है। अभी संग संघात पिंडित कुंडली भूत, जैसे वायु के जो एक्स्ट्रा प्रेजेंस ऑफ वायु मेक्स स्ट्रक्चरल चेंजेस एंड व्हाइल एक्टिंग इट गेट्स पार्शियली ऑब्स्ट्रक्टेड व्हिच मेक्स इट मूव्स इन कुंडलवत डायरेक्शन थ्रू दृश्य भाव। वायु जो है दृश्य भावों का वहन करता है या दृश्य भावों को लेके जाता है या दृश्य भावों में से चला जाता है। किसी भी चीज का अगर संग हुआ, संघात हुआ, संग से फिर संघात हो जाता है, जैसे उसके जैसे पार्टिकल्स है और नजदीक आ जाते हैं, उसमें पिंडी तत्व हो जाता है। पिंडी तत्व होने के बाद वायु पार्शियली ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है और कुंडलीभूत हो जाती है। कुंडलीभूत जो उसका क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस कुंडलीभूत हो जाते हैं। इसको बहुत समझने के लिए थोड़ा और वक्त चाहिए, लेकिन ये सुपरफिशियली मैं प्रयास कर रहा हूँ समझाने का। अभी अर्श, जो कोष्ठगत वायु में अगली व्याधि है वो अर्श। अर्श इज स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी ऑफ एनल रीजन, हम सब जानते हैं। तो अदो ये ऑब्स्ट्रक्ट का कॉन्स्टिपेशन हुआ, अंडरलाइंग पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ अर्श आर मे बी कोष्ठगत वायु as it's a structural deformity along with pain, burning sensation, itching, जैसे हम जानते हैं वात, पित्त और कफ के सब लक्षण हमें अर्श में मिलते हैं एंड इट मे हैव बीन मेंशन्ड लेटर। एंड हम ये जानते हैं कि अर्श कोष्ठगत वायु में भी पैदा होता है और इसमें जो कॉन्स्टिपेशन मेन फैक्टर है उसमें अर्श की संप्राप्ति घटित ज्यादा होती दिखती है। पार्श्वशूल में हमने जाना है कि ये वायु जो है ऊर्ध्व होके, प्रकोपित वायु ऊर्ध्व जब होता है तब वो सिंपली सूक्ष्म स्रोतों में चला जाता है, अपने चल गुण से, सूक्ष्म गुण से, रूक्ष गुण से वहां एक अवरोध उत्पन्न हो जाता है और ज्यादा जो कोष्ठांग है, लंग्स है या फुफ्फुस है या हृदय है, उसमें ज्यादा क्या कहते हैं उसको, प्रेशर आ जाता है या उसमें ज्यादा दबाव बढ़ता है और हमें पार्श्वशूल देखने को मिलता है। और ये पूरे बलि, ये जो मैंने पहले बताया, यहाँ स्पेस दिखी वहां वायु जाता है। सो ही फाउंड दिस उदावर्त मैनिफेस्टेड कंडीशंस कोष्ठगत वायु एंड गुदगत वायु। चिकित्सा में हम देखेंगे तो आजकल के जमाने में बर्गर, देन वड़ा पाव या समोसा या मैदा के पदार्थ ऐसे बहुत खाने में आते हैं। जंक फूड ज्यादा लोग खाते हैं, इससे फाइब्रस फूड जो है शरीर को मिलता नहीं है और जो पुरस्चरण क्रिया है, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की जो ताकत है या इंटेंसिटी है वो धीरे धीरे कम होती जाती है और कम होने के बाद हमें उदाव्रत के लक्षण ज्यादा लेके रुग्ण हमारे पास आते हैं। तो उसमें सोच के हमें चिकित्सा करनी पड़ती है। उदाव्रत के बाद मैंने जैसे बताया आवरण अगर घटित हुआ हो तो उसकी चिकित्सा अलग होती है। तो कोई भी आवरण में, जैसे हमने बताया, कोई भी आवरण हो तो उसके कौन से एंटिटीज उसमें इन्वॉल्व है
वो देख के हमें चिकित्सा करनी पड़ती है। लेकिन सिंपली उदावर्त का देखा जाए तो उदावर्त में आत्मा अनाह जैसे जो रुग बस्ती हृत्कुक्ष दरेश्व भिक्षम सपृष्ठ पार्श्वेश्वती दारुणा ये जो लक्षण दिए है उनके लिए हमें लक्षण है या व्याधि है ये पहले समझना है। लक्षण दिखे तो जस्ट गो फॉर अनुलोमन बस्ती। आप देखेंगे विरेचन अगर बस्ती से निरूह और अनुवासन से अगर रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तो तीक्ष्ण विरेचन देने के लिए बोला गया है। लेकिन पहले हमें निरोह और अनुवासन ही देना चाहिए। उसके बाद लक्षण उसमें लक्षणों में उपशम मिलता है जैसे बहुत शूल है, पेट में शूल है, हृदय में शूल है, पार्श्व में शूल है बस्ती देते हैं तो आप देखेंगे हमें तुरंत उसका फायदा मिलता है। विरेचन थोड़ी लेंदी प्रोसीजर हो जाती है, वो देते हैं दोषों का यथासन्नम निर्हरित हमें जानना है। जैसे निरोह और अनुवासन जल्दी हम बाहर निकालते हैं कोष्ठ में से तो आगे वायु को एक स्पेस मिल जाती है। जो पहले जो मटेरियल जैसे गैस्ट्रिक मोटिलिटी में क्या होता है तो गैस्ट्रिक मोटिलिटी में जो अन्न है उसको साफ करना, पहले जो अन्न है उसको आगे ढकेलना ये काम होता है। वैसे ही उसको अगर स्पेस मिलती है ऑब्स्ट्रक्शन चला जाता है तो ये अपान जो है अपना कार्य अच्छा करता है, समन अपना अच्छा कार्य करता है और जो संप्राप्ति है वहां ब्रेक डाउन चालू हो जाता है। तो हर एक की चिकित्सा अलग है। अगर हम संप्राप्ति को ठीक तरह से समझते हैं तो जरूर ही हम चिकित्सा टू द पॉइंट करते हैं। क्षार कहाँ यूज करना है, लवण कहाँ यूज करना है, घृत कहाँ यूज करना है या गुटी वटी कहाँ यूज करना है, आसव अरिष्ट कहाँ यूज करना है ये हमें देखना है। योजित आसवारिष्ट निगदन मार्ग शुद्ध है। मार्ग जब अशुद्ध हो तो आसवारिष्ट भी यूज कर सकते हैं। काठिन्य भाव हो तो हम क्षार गुरुत के साथ यूज कर सकते हैं। भाव वही है जो चरक में दिया है, सब गुणों को सोच के दिया है। ऐसे ही नहीं इसमें दिया कोष्ठगत बात है चलो क्षार और घृत दे दो, ऐसा नहीं है। क्षार की महात्म्य क्या है उधर, जैसे हमारा डिस्कशन हुआ तो कटुरोस भिन्न संघात भिन्नति संघात का भेदन कैसे करता है, ये सब चीजें हम उसको जानेंगे तो चरक ने या चक्रपाणि ने उसकी व्याख्या ऐसे क्यों की है तो गुणों तक जाने के बाद ही हमें समझ में आता है। वैसे ही गुण जो है दिशा है, इंटेंसिटी है, ये सब चीजें समझने के बाद ही हमें पूरा स्ट्रक्चर उदावर्त का, अन्योन्यावरण का या आवरण आवृत वायु का समझ में आ जाता है और हम आगे अच्छी तरह चिकित्सा कर सकते हैं। ये मेरे सब विचार, ये मेरा एक्चुअली पार्श्व सर वॉइस थोड़ा पहला ही बढ़ाएंगे लेक्चर। क्या? हेलो, ये मेरा व्याख्यान जो है मैंने कभी दिया नहीं है लेकिन सर ने मुझे आग्रह किया, डॉक्टर वैद्य प्रसाद कुलकर्णी सर ने, तो मैंने एक मेरे डिस्पेंसरी थोड़ा बहुत वक्त निकाल के उसको मैंने तैयार किया और प्रेजेंट करने का प्रयास किया। बहुत दिनों से कुछ किसी के सामने मैं बोला नहीं लेकिन उन्होंने मुझे जो अवसर दिया शायद शुरुआत हो गई। लेकिन इसीलिए मैं उनसे उनको और जो अपना अध्ययन वर्ग है उसको सहृदय धन्यवाद देता हूँ और सबके स्वास्थ्य की मनोकामना करता हूँ और सबको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। हाँ सर ने उदावरती इस विषय पे कॉम्प्रहेंसिव जो पूरा अपना विवेचन है वो किया है। एक दो सवाल है सर। हाँ गतवात और अवृत्तवात क्लिनिकली कैसे डिफरेंशिएट करें? गतवात में आपने देखा होगा तो बहुत सारे लक्षण गतवात के अलग ही लिखे हैं चरकाचार्य जी ने और अवृतवात के भी अलग लिखे, जैसे कफावृतवात है तो गौरव होगा, सब कफ के जो गुण हैं उनके जो ऐसे स्निग्धाशितो गुरुर मंदाश लक्षणामृष्णो स्थिरा कपहा, स्थिरत्व आ जाएगा, गुरुत्व आ जाएगा, ये सब लक्षण हमें बॉडी में मिलते हैं। और गत वायु की जो बात है जैसे कोष्ठ में रौक्ष काठिन्य मिलता है, लेकिन हम ये देखते हैं अगर जैसे व्यान कफावृत व्यान है मानो तो व्यान पूरे शरीर में घूमता है तो हमें पूरे शरीर में गौरव मिलता है। पित्तावृत व्यान है अगर पूरे शरीर में हमें औष्ण या दाह मिलता है, ये सब लक्षण हम जान सकते हैं लेकिन हमें चिकित्सा करने के बाद जैसे हम गत वायु की चिकित्सा करते हैं तो उसमें हमें धातु बलक योगों का उपयोग करना पड़ता है, लेकिन
अगर हम अवृतवात में धातु बल्यकर योग का यूज करेंगे तो उसमें उपशय नहीं मिलता है। ये निदान जो है उपशयानुपशयाभ्याम जो है उससे भी हम कर सकते हैं और लक्षणों के हिसाब से भी कर सकते हैं। स्पष्ट रूप से ग्रंथों में जो लक्षण दिए हैं उसके हिसाब से भी हम चलते हैं तो हमें पता चलता है कोष्ठगत वायु है या अवृत वायु है। हेलो। हाँ सर, every vayu is having its own gati. Then why so much emphasis is given on the apan vayu in the textual description? रिलेटेड टू उदावरता या हाँ, related to ओवरऑल? ओके। related to उदावरता, I think. हाँ, तो उदावर मैंने पहले भी कहा था कि प्राण और उदान ये दोनों वायु जो है वो एक तो इंजेक्शन के लिए और एक जो है इवैक्यूएशन के लिए जरूरी है। लेकिन हम ये जानते हैं वात का मूल स्थान जो है वो क्या है? पक्वाशय कटी शक्ति श्रोत्रासी स्पर्शन इंद्रियम स्थानम वातस्य तत्रापि पक्वाधानम विशेषतः। और ये जो स्थान है मूल रूप से अपान का भी स्थान है। तो इसीलिए इस वायु को हम कंट्रोल करते हैं। हर कोई अगर पित्त को कंट्रोल करना है तो आपको नाभि स्थानांतर को लक्षण सामने रखना पड़ता है। अगर आपको कफ को सामने रखना है तो आपको स्थानांतर से ऊपर तक आपको ध्यान में रखना पड़ता है। तो जो स्थानस्थ चिकित्सा जो है तो पहले करनी पड़ती है। जैसे हम जानते हैं स्थान की चिकित्सा पहले करनी है। जैसे हम एक उदाहरण के स्वरूप देता हूँ, सूत शेखर है तो हम सोचें सूत शेखर पित्त की दवा है, बराबर है ना? तो उसमें हम देखेंगे तो उसमें ताम्रभस्म भी यूज किया है, उसमें वत्सनाभ भी यूज किया है। ये क्यों किया? ये जो योजना है वो कैसे है? तो ये क्लेदक कप के ऊपर काम करने वाली है। पहले आमाशय के ऊपर काम करेंगे, स्थान के ऊपर काम करेंगे, फिर पित्त पर काम करेंगे। वैसे ही जो वात स्थान में जो भी अवयव है तो उस पे काम करना या उसका जो कंट्रोल है वो अपान के कंट्रोल में है तो उसको हम कंट्रोल करते हैं तो पूरे शरीर के वायु कंट्रोल में हो जाते हैं और दिखते हैं। जैसे हम ऊपर से तो नीचे जाते हैं लेकिन जो उदान है उसका अगर कोई अवरोध होता है तो प्राणव स्रोतस तक सीमित रहता है पैथोलॉजी। अगर प्राण ये अवरोधित हो जाता है तो उधर तक हृदय मस्तिष्क तक उसकी संप्राप्ति सीमित रह जाती है। लेकिन अपान जो है वो अवरोधित हो जाता है तो आगे चलकर हृदकुक्ष दरेश्व मैंने जो अभी एक श्लोक पढ़ा था वो सब चीजें हो सकती है। इसलिए अपान जरूरी है, अपान को कंट्रोल करना जरूरी है। जैसे हम जानते हैं कि पाचक धातु जाठराग्नि की चिकित्सा करते हैं तो चिकित्सा हो सकती है। Okay, sir. हाँ, How the Udavarta plays a role in the causing pathogenesis of रक्तपित्त? उदावर्त की पैथोलॉजी रक्तपित्त होने में कैसे कार्यकारी हो सकती है? हाँ, तो मैं ये एक प्रयास करता हूँ, इसके ऊपर मैंने डीपली ज्यादा रक्तपित्त के बारे में विचार नहीं किया इतना, किंतु ये मैंने पहले भी कहा था जैसे पित्त को ये समान को प्रभावित करता है। समान कैसे है? समान को प्रभावित करने से जो ये बीच में आता है समान पित्त पर पाचक पित्त पर काम करने वाला एक वायु है। वो क्या करता है? द्रवत्व का शोषण करता है, अग्नि को बढ़ा देता है। तो अग्नि को बढ़ा देने से उसमें पित्तत्व के उष्ण तीक्ष्णत्व के गुण ज्यादा बढ़ते हैं। अगर आप रक्त पित्त की संप्राप्ति में देखेंगे तो कटु लवण अति उष्ण तीक्ष्ण आहार ऐसा निदान बताया गया है। तो उष्ण तीक्ष्णत्व बढ़ने से जैसे मैंने पहले भी कहा था कि समान वायु क्या करता है? मापन करता है। जैसे आपने ये लोहार देखा होगा तो लोहार क्या करता है? अग्नि को हवा देता है, हवा करने से वो या क्या कहते हैं उसको अच्छी तरह वो आग पकड़ता है, फिर उसमें वो लोहा तपा देता है। वैसे ही समान जो है अपने चल गुण से, सूक्ष्म गुण से, रुक्ष गुण से पित्त में जो द्रवत्व है उसका शोषण करके उष्ण तीक्ष्ण आदि गुण को बढ़ा देता है। और फिर उष्ण तीक्ष्ण आदि गुण बढ़ाने से जैसे कोष्ठम है अवशोषित होकर रस रक्त में रक्त पित्त की संप्राप्ति घटित हो सकती है।
Okay. As the Gati is the main factor in Udavarta pathogenesis, the Hetu should be of Jalaguna mainly. Then why Rukshaguna is emphasized? Rukshaguna emphasized because lubrication is very important here. While transportation of oil from one place to another, the lubricating channels are very important. Maybe GIT tract, maybe Sira, maybe Dhamani, there should be some lubrication should be present. If we see about Rudaya, then there is a pericardium. In pupusa, there is a pleura. There is some fluid is present which acts as a lubricant and avoid extra friction of those organs while they are contracting and relaxing. That's why when Rukshagun increases, it definitely hampers the gati of Vayu. That's why Rukshagun has been quoted there. And I already told that Rukshagun may manifest Sanga, Sankochana, and Akunchana, and is a obstructing pathology. हेलो आप अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में, हाँ सर, एक बोलिए। आखिर का सवाल लेते हैं सर। आप आपके हाँ क्लिनिकल प्रैक्टिस में उदावर्त ऐसा प्रिसाइज डायग्नोसिस करते हैं क्या? अगर और तो फिर उसकी मेन प्रिसाइज दवाई, सिलेक्शन ऑफ ड्रग कैसे कौन है सी रहती है? लक्षण जो है, हाँ लक्षण जो है और व्याधि स्वरूप जब आता है तो उदावरता डायग्नोसिस करना ही पड़ेगा। व्याधि जो है वो आपने देखा होगा कि उपद्रव स्वरूप कई व्याधियां गिनाई है, और लक्षण स्वरूप जो है लक्षण भी गिना है। उदावरता जो है वो मैनिफेस्ट लक्षण के रूप में होता है और बाद में व्याधियों के रूप में, उपद्रव रूप में। तो अगर कोई व्याधि है, जैसे अभी 13 स्वरूप के व्याधि षडुदावर्त बताए और 13 आते हैं, तो हम उदावरता की एक अलग तरीके से स्वतंत्र व्याधि के रूप में उसका डायग्नोसिस या निदान कर सकते हैं। किंतु लक्षणों को लेकर आता है और उससे रिलेटेड कोई पैथोलॉजी हो तो निदान में हम एक क्या कहते हैं उसको, उपनिदान के स्वरूप में उदावरता लिखते हैं। और उसके जो पैथोलॉजी का चक्र जो है उसको ब्रेक करने के लिए हमें उदावरता से ही ऊपर जाना पड़ता है, क्योंकि अगर उदावरता नहीं ठीक किया तो आगे वायु की गति ठीक नहीं होगी, और वायु की गति ठीक नहीं हुई तो पैथोलॉजी ठीक होने में भी प्रॉब्लम हो जाएगी और डिसीज हम क्योर नहीं कर पाएंगे। ऐसा। हेलो। धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद सर। सभी उपस्थित वैद्य वर्गों का, विद्यार्थी मित्रों का भी मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, और फिर से आदरणीय वैद्य अतुल जी काले सर का भी आयुर्वेद अध्ययन वर्ग नांदेड़ की ओर से फिर से आभार व्यक्त करता हूँ कि सर ने समय निकाल कर इस उदावर्त जैसे थोड़े से क्लिष्ट विषय पे इतना सुंदर तरीके से उद्बोधन किया। तो सर का फिर से एक बार आभार। नमस्कार। और ये मीटिंग यहाँ पे खत्म होती है, ऐसा मैं आदेश करता हूँ। थैंक यू सर।